हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन 2024 अपने CAIB एग्जामिनेशन के लिए शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले आप में से जिन मेरे मित्रों ने इस बार का JAIB एग्जामिनेशन क्लियर किया है, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होगी, अब आपको इसी वर्ष यानी 2024 में जो आने वाला वर्ष है, जो आने वाला एग्जामिनेशन है, वो आपको देना है। मुझे उम्मीद है उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी अपनी तरफ से भी इकट्ठा कर ली होगी और प्रिपरेशन आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। और अगर अभी तक नहीं शुरू किया है, ये सोचे सर अभी तो बहुत लंबा समय है, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको इतना तो क्लियर ही होगा कि जब हम JIB एग्जामिनेशन और CAIB एग्जामिनेशन इन दोनों की तुलना करते हैं, तो CAIB एग्जामिनेशन आपको थोड़ा सा कठिन मिलने वाला है कंपेटिवली। इसकी वजह एक तो ये पेपर भी थोड़ा सा कठिन है, दूसरा आपको जो नंबर ऑफ पेपर्स है वो ज्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि CAIB एग्जामिनेशन में आपको कुल 4 कंपलसरी पेपर देने हैं और एक इलेक्टिव पेपर देना है। इलेक्टिव पेपर में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, 5 सब्जेक्ट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। उस पर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। आज जो मेरी आपकी मुलाकात हो रही है, आज जो मेरी आपकी चर्चा होगी, वो इसी विषय पर होगी कि 2024 का जो आपका CIB का एग्जामिनेशन है, जो मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में होगा, उसकी प्रिपरेशन की सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन को शुरू करें, क्या हमारी शुरुआत होनी चाहिए और कैसे इस प्रिपरेशन को हम जारी रखें ताकि एक बार में ये सारे के सारे पेपर हमारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूंगा कि CIB के जो 5 पेपर हैं, जिनमें 4 कंपलसरी और एक जो इलेक्टिव पेपर है, उसको एक बार में क्लियर किया जा सकता है। यानी ये वन गो में पेपर आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना है क्या कि ठीक से समय रहते ही आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। स्ट्रेटजी आपकी सही होनी चाहिए, तैयारी का तरीका अगर सही है तो आप मिनिमम इनपुट भी देके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो यही मेरी और आपकी बातचीत का आज मुद्दा होगा कि CIB 2024 के एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन शुरू की जाए, सही तरीका उसका क्या होगा, राइट स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्या है आपका चारों पेपर का सही तरीका, और इलेक्टिव पेपर पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। पूरे एग्जामिनेशन पूरा पैकेज आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हमारे साथ आपकी बातचीत होने वाली है और कैसे हम लोग इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने वाले। तो क्या आपका सही तरीका होगा, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, उस पर मेरी आपसे बातचीत होने वाली। राइट पाथ क्या होगा आपके लिए, उसके लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है मित्रों कि जो आपका 2024 का एग्जामिनेशन है CIB का, उसका सिलेबस क्या है। मैं बेसिक बेसिक बातें आपको सारी बताता चल रहा हूं, स्ट्रेटजी पर भी मैं साथ साथ आपसे बातचीत करता चलूंगा, पूरे सिलेबस पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। अगर आपने सारी बात को ध्यान से सुना है, इन स्ट्रेटजीज को अगर आप फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका इस बार का एग्जामिनेशन एक बार में आपके सारी के सारे यानी जो 5 पेपर्स हैं, 4 कंपलसरी और जो एक इलेक्टिव पेपर है, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास ये सच है कि समय है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। प्रिपरेशन समय रहते ही अगर आप शुरू करेंगे, अर्ली प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप एक एक सब्जेक्ट को भी एक एक महीने का टाइम देंगे, तो भी आपके पास 4-5 महीने का समय लग जाना है। और थोड़ा समय बफर टाइम रखना होता है लास्ट टाइम के लिए, ताकि हम रिवाइज कर सकें, मॉक टेस्ट दे सकें, पेपर के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और अगर कहीं कोई दिक्कत अभी भी बची हुई है तो उसे बाहर किया जा सके। इसलिए थोड़ा सा बफर टाइम आपके पास होना चाहिए। ये टाइम आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे होते ना, आप बैंकर्स हैं और आपको बैंक में भी काम करना है। और बैंकर्स का काम बहुत एकाग्रता का होता है, वो 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा के काम करते हैं। उसके बाद घर आके पढ़ाई करना या बैंक जाने के पहले पढ़ाई करना, ये सच में कठिन काम है। इसलिए आपको थोड़ा और भी पहले प्रिपरेशन शुरू कर देनी, क्योंकि आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कहने को 6 महीने है, लेकिन अगर हम उसे डेज वाइज डिवाइड करेंगे तो वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होने वाला है, क्या उसका सिलेबस होगा, उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ये 4 कंपलसरी पेपर हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देने हैं। CIB के एग्जामिनेशन की बातचीत हो रही है, ठीक से समझते चलिएगा। हर पेपर में अगर आप देखेंगे तो 4 मॉड्यूल में से डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल A, B, C और D। यहां पर जो पेपर लिखे गए वो उसी सीक्वेंस में रखे गए जिस सीक्वेंस में आपसे एग्जामिनेशन में पेपर पूछे जाते हैं। यानी पहला पेपर जो आपका होगा वो एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट का होगा। इसमें 4 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल होगा, मैथमेटिक्स का होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप में से जितने भी मेरे मित्र हैं, देखिए आपको एक इलेक्टिव पेपर मिलेगा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसका 20 to 30%, 35% तक, लगभग 1/4 हिस्सा आपको ABM के कुछ हिस्से में मिल जाएगा और BFM के कुछ, इसमें ABN FM के कुछ हिस्से में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ABM और ABFM इन दोनों को मिला के HRM का जो आपका इलेक्टिव पेपर है उसका
20 to 30% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर कैंडिडेट क्या है, एचआरएम को अपना इलेक्टिव पेपर के रूप में रखते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर हम निकालें तो बहुत सारी संख्या आपको एचआरएम में मिलेगी, और दूसरे नंबर पर फिर आपका रूरल बैंकिंग आ जाता है। क्यों ऐसा है, अभी इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज अभी आप क्लियर कर लें कि ये तो आपके जो कंपलसरी पेपर है, इन कंपलसरी पेपर के साथ अगर आप एचआरएम रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एचआरएम के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपलसरी पेपर तो आपको देने ही देने हैं। और उसके साथ अगर आप एचआरएम रखेंगे तो 20-30% आपका यहीं पर सिलेबस जो है वो कवर हो रहा है। क्रेडिट मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाले हैं आपके पेपर 1 में। बिल्कुल वैसे ही पेपर 2 में भी आपको 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं, बीएफएम में, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एबीएन एफएम में जो आपका एडवांस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें भी आपको 4 मॉड्यूल मिलने वाले हैं। मॉड्यूल आपको दिख रहे होंगे, सारे मॉड्यूल मैंने यहां पर लिख दिया है। और जो आपका आखिरी पेपर होगा, ये आप कह सकते हैं आपका लीगल पेपर है। बैंक जिन जिन एक्ट पर काम करता है उस सारे एक्टों का एक सामान्य सामान्य सा परिचय दिया गया है, तो थोड़ा सिलेबस इसका बड़ा है। बीआरबीएल अगर आप इन सब में तुलना करेंगे तो बड़ा सिलेबस वाला मामला है, लेकिन पेपर आसान है, बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर जाएंगे, बहुत इजीली आप इसे पास कर सकते हैं। इसमें थोड़ी मुश्किल बस याद रखने की होती है, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज में है, लीगल पेपर है। नंबर ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ सेक्शंस आपको यहां से पढ़ने, ये भी बाकी के 3 पेपर्स की तरह 4 मॉड्यूल में डिवाइड है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस है, ये छोटा सा मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल ए। इंपॉर्टेंट एक्ट, लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ये आपको 2 जगह पर मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट बी करके, या पार्ट ए और पार्ट बी करके। कमर्शियल एंड अदर लॉज विद द रेफरेंस ऑफ बैंकिंग लॉज, ये मॉड्यूल डी, लंबा आपका बड़ा मॉड्यूल है, लेकिन इसमें जो आपके यूनिट्स दिए गए हैं, जो चैप्टर्स दिए गए हैं, वो छोटे छोटे हैं। तो मॉड्यूल देखने में आपको ये बड़ा मिलेगा, लेकिन जो यूनिट्स हैं वो तुलनात्मक रूप से छोटी यूनिट्स हैं। तो ये 4 कंपलसरी पेपर हैं जो आपको देने हैं, और हर पेपर को 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। इन पर मैं भी आपसे एक एक करके बातचीत कर लूंगा। तो ये तो पेपर्स हो गए, इसके साथ साथ आपको इलेक्टिव पेपर देने होते हैं, और इलेक्टिव पेपर आपको कुल मिलने वाले हैं 5 इलेक्टिव पेपर। क्लियर है, जिनमें रूरल बैंकिंग है, ज्यादातर संख्या में ये भी रखा जाता है जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण बैंक के जो मेरे मित्र हैं, या रूरल एरिया में जिनकी पोस्टिंग है, या जिनको रूरल बैंकिंग में बढ़िया, उनको अच्छा लगता है रूरल बैंकिंग पढ़ना, वो इस पेपर को रख सकते हैं। पेपर आसान है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट इस पेपर को रखते हैं, संख्या इसकी भी आपको बड़ी संख्या में मिल जाएगी, बहुत सारे मित्र इसको रखते हैं। रूरल बैंकिंग सबसे ज्यादा जो इलेक्टिव पेपर इलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, वो आपका एचआरएम है। क्लियर है, एचआरएम में मैंने आपको बताया कि इसका 20-30% जो आपको एबीएम में, एडवांस बैंक मैनेजमेंट में मिल जाएगा, और एबीएन एफएम में आपको इसका काफी हिस्सा मिल जाता है, तो ओवरलैप करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स। तो इसलिए ये जो सिलेक्टिव पेपर है, ये सबसे ज्यादा चयनित किया जाता है। क्लियर है, वजह इसकी ये है कि सबसे ज्यादा इसको सेलेक्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग है, आईटी का पेपर है। रिस्क मैनेजमेंट है, ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन पेपर है। सेंट्रल बैंकिंग है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये 5 आपको इलेक्टिव पेपर मिलते हैं, और इनमें से कोई एक इलेक्टिव पेपर आपको देना होता है। 2-2 घंटे के आपके एग्जामिनेशन होंगे, और 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। मार्क्स अलग अलग होते हैं, सारे मार्क्स एक एक नंबर के नहीं होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें से कोई एक पेपर आपको रखना है, इसलिए जब हम इस पेपर को सिलेक्ट करते हैं, यानी जब हम अपना इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करते हैं, तो 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आपके पास समय कम होता है, सीआईबी तुलनात्मक रूप से जेआईबी से हम जब इसका जो है कंपैरिजन करते हैं, तो थोड़ा सा पेपर भी कठिन हो जाता है। तो ऐसे केस में पेपर्स वो रखने चाहिए जिनमें सिलेबस मिलता जुलता हो, ओवरलैप करता हो, जैसे अभी मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपको बताया, या वो पेपर इतना हो आपके लिए कि आप उसे बहुत ज्यादा समय ना भी दे तो भी आपका पेपर वो क्लियर हो जाए। इसलिए रूरल बैंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज्यादातर मित्र रखते हैं। आप में से जिनका बैकग्राउंड आईटी का रहा है, जिनका बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहा है, या जिनको आईटी अच्छा लगता है, वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रख सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं, बहुत छोटा सिलेबस है, आप इसको भी रख सकते हैं। तो कोई भी एक पेपर आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मेरी अगर आप सलाह माने, या मैं अपनी तरफ से बताना चाहूं, तो मेरे लिहाज से ये 2 चयन आपके सबसे बेहतर होंगे। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करिएगा, एक ही लेना है। इन दोनों में से कोई भी एक पेपर अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए रास्ता थोड़ा और आसान हो जाएगा, अगर हम बाकी मित्रों से तुलना करें तो। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये 4 कंपलसरी पेपर आपको देने हैं कुल मिला के, और ये 5 जो आपके इलेक्टिव पेपर हैं, इनमें से कोई एक पेपर आपको देना है। अब इसका सिलेबस क्या होगा, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आप आईआईबीएफ से जाकर इसकी पूरे सिलेबस को आप ठीक से देख सकते हैं। वैसे मैं सिलेबस आपको बताता चल रहा हूं। क्लियर है। तो ये 4 कंपलसरी पेपर आपके हैं, 5 आपको इलेक्टिव पेपर देखने को मिलेंगे, जिनमें से कोई एक पेपर आपको लेना होता है। क्लियर है। पासिंग क्राइटेरिया वगैरह वहां पर दिया हुआ है, इस पर मैं अभी चर्चा कर लूंगा समय रहते ही, लेकिन आप इसको एक बार, मेरी ये सलाह है कि एक बार आप खुद भी इसे जरूर जाके पढ़ें। मुद्दा ये है कि क्या आपकी सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, ताकि इस पेपर को हम एक बार में क्लियर कर सके। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या है। तो सिलेबस 4 मॉड्यूल हैं, सारे पेपर के 4 मॉड्यूल रखे गए हैं। पहला पेपर जो आपका एडवांस बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पेपर मिलने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी यूनिट्स आपको इसमें मिलने वाली है।
क्लियर है। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन है। तो यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एबीएफएम का ये आपका सिलेबस आपको मिलने वाला है, क्लियर है। एबीएम का एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो आपका पहला ही पेपर होने वाला है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, एस्टिमेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, क्लियर है, सिमुलेशन है। मॉड्यूल भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलेगा, ये मॉड्यूल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मॉड्यूल अगर आपने यहाँ से ठीक से पढ़ा हुआ है और अगर आप इलेक्टिव पेपर के रूप में अपना एचआरएम रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो हमारी बात किस पर हो रही है? स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी यही है कि सिलेक्शन सही होना चाहिए। इस पूरे सेशन का नाम ही रखा गया है कि तैयारी का सही तरीका क्या है, इसको जान ले हम लोग। तो सबसे पहला कदम तो क्या आपका होना चाहिए कि इलेक्टिव पेपर का चुनाव सही होना चाहिए, उसका सिलेक्शन सही होना चाहिए। और सिलेक्शन सही होने के लिए एक जरूरी है कि ओवरलैप करता हो। तो एक तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एचआरएम। तो अगर आप देखेंगे मॉड्यूल बी जो आपका है एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही ये पूरा मॉड्यूल में क्लियर है। इसमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के फंडामेंटल्स हैं, एम्प्लॉय फीडबैक कैसे लिया जाता है, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, कैसे उसका अप्रेजल होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आईटी कैसे काम करता है, क्लियर है। मॉड्यूल सी क्रेडिट मैनेजमेंट है, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वर्किंग कैपिटल एंड फाइनेंस है। वर्किंग कैपिटल वगैरह आपने अपने जीआईबी के पेपर में भी देखा होगा, टर्म्स लोन आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर है। तो ये आपका मिलने वाला है मॉड्यूल सी। और मॉड्यूल डी जो है वो कंप्लायंस से रिलेटेड है, कंप्लायंस इन बैंक एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये ऑडिट और जो कंप्लायंस गवर्नेंस है, फ्रेमवर्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क, ये आपको मेरी ये सलाह है कि आप भी इसे, मैं तो आपको यहां बता ही दे रहा हूं, आप भी इसे एक बार जाके iabf.org.in से देख सकते हैं, क्लियर है। दूसरा पेपर आपका बीएफएम का है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें इंटरनेशनल आपका ये भी 4 मॉड्यूल में है। मॉड्यूल ए में जो शुरुआत हो रही है वो इंटरनेशनल बैंकिंग से हो रही है। इंटर एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, फॉरेक्स बिजनेस क्या है, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस क्या है, एक्सचेंज रेट कैसे होता है, आईएमएफ कैसे इसमें काम करता है, एक्सचेंज रेट को कैसे स्टेबल किया जाता है, एक्सचेंज रेट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, ये सब आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो करस्पाउंडिंग बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स हैं, क्लियर है। तो एनआरआई अकाउंट्स आपको देखने को मिलेगा, स्विफ्ट क्या है, चिप्स क्या है, चैप्स, आरटीजीएस, एनईएफटी, वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, क्लियर है। ये सारे अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री, ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है ये प्रैक्टिकली भी आप इसको बैंक में लगातार देखते सुनते रहेंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला नहीं है। तो मॉड्यूल ए आपके लिए है। और मॉड्यूल ए रोल ऑफ एग्जिम बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज क्रेडिट कंट्रोल, फेमा, फेडाई क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा कैसे फेरा से परिवर्तित होता है, कौन कौन फेमा के अंतर्गत काम करता है। देखिए फेमा जो अधिनियम है वो कई सारे डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी फेमा का उपयोग करता है, ईडी भी फेमा का उपयोग करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी फेमा का उपयोग करता है। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रेगुलेट किससे होता है, फेमा अधिनियम से, क्लियर है इतनी बात, जो फेरा को परिवर्तित करके लाया गया था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर कैसे काम करते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूल भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है। और जब आप रिस्क मैनेजमेंट अपना एक पेपर रखते हैं इलेक्टिव पेपर के रूप में, आपको इलेक्टिव पेपर में भी रिस्क मैनेजमेंट एक पेपर दिखेगा, अगर वो आप रखते हैं तो बीएफएम के इस मॉड्यूल से यानी मॉड्यूल बी से आपको मदद मिलने वाली है, क्लियर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप सिलेबस जरूर देखें। आपका जो कंपलसरी पेपर है, दूसरा जो आपका इलेक्टिव पेपर है, सही स्ट्रेटेजी क्या होगी कि सबसे पहले हम सिलेबस को देख लें और सिलेबस में सारे कंपलसरी पेपर का सिलेबस एक बार देखें और जो इलेक्टिव पेपर उसका भी सिलेबस देखें। और फिर एक जगह हम ये लिख लें कि कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपका इलेक्टिव पेपर चुनने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका यही होता है ना कि हमारे पास हथियार पहले आ जाएं, क्या क्या चीजें हमें करनी है, कैसे हमें करनी है, क्या हमारा दायरा होना चाहिए, कहां तक हमें दौड़ लगानी, कम से कम बाउंड्री तो हमें पता हो। और बाउंड्री में अगर कोई चीज हमारी मदद कर सकती है उस बाउंड्री तक पहुंचने के लिए, तो वो हमें जरूर देखना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है आपकी कि आप अपना सिलेबस देखें। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी यानी स्ट्रेटेजी का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि सिलेबस में आप एक जगह लिख लें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कंपलसरी पेपर में और इलेक्टिव पेपर में जो ओवरलैप कर रहे हैं, क्लियर है। जैसे एचआरएम में मैंने आपको बताया कि एबीएम और आपका एबीएन एफएम से मिलके एचआरएम का 20-30% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो मॉड्यूल भी आपका रिस्क मैनेजमेंट का मिलने वाला है, क्लियर, जिसमें मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सारे रिस्क आप देखेंगे, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट है। मॉड्यूल सी आपका रिलेटेड है ट्रेजरी मैनेजमेंट से, क्लियर है, जिसमें ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स क्या हैं, फंडिंग ऑफ रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है, ये आपको मॉड्यूल देखने को मिलता है यहाँ पर, क्लियर है। मॉड्यूल डी जो आपका है वो बैलेंस शीट मैनेजमेंट से है, क्लियर है। बैलेंस शीट आपको पता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है किसी भी कंपनी की टोटल असेट और उसकी लायबिलिटीज का। तो बैलेंस शीट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए बेसल नॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, क्लियर है।
असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या क्या हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है मॉड्यूल डी के अंदर। क्लियर है। कंपलसरी पेपर जो तीसरा है, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मॉड्यूल ए आपका द मैनेजमेंट प्रोसेस है। देखिए फिर से यहाँ मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा आ गया। इसमें क्या क्या है, बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एचआरएम से मिलता जुलता है। क्लियर है। तो पीछे वाले पेपर में बीएफएम में हम लोगों ने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ले रहे हैं तो एक मॉड्यूल आपका यहां से मिल रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अगर आप एचआरएम अपना इलेक्टिव पेपर के रूप में रख रहे हैं तो आपका एबी एंड एफएम, यानी जिसको हम एबीएफएम सामान्य भाषा में बोल देते हैं, और आपका जो एबीएम है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, वहां से आपका काफी हद तक हिस्सा कवर हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 60-70% आपको अलग से देखना होता है, बाकी हिस्सा आपका यहां से कवर हो जाता है। ठीक है। मॉड्यूल बी में अगर हम आएंगे तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कैसे होती है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, कैपिटल बजटिंग और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है। तो ये सारी यूनिट्स आपको इसमें मिलने वाली हैं। ठीक है। डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है। मॉड्यूल सी जब आप देखेंगे तो वैल्यूएशन, मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कैसे होती है, क्लियर है, और अदर नॉन डीएफसी वैल्यूएशन मेथड्स हैं, स्पेशल केस और वैल्यूएशन है, मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। मॉड्यूल डी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस है। क्लियर है इतनी बात। तो हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है, स्टार्टअप फाइनेंस क्या है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल किसको कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, वेंचर कैपिटल कैसे आता है, एआई क्या है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसमें कैसे काम करता है। क्लियर है। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अब जब आप चौथे कंपलसरी पेपर की तरफ आते हैं, जो आपका लीगल पेपर है, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ एक्ट, नंबर ऑफ सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वह बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ। कंपेटिवली थोड़ा सा सिलेबस इसका बड़ा है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी तो बहुत बड़ा है, लेकिन यूनिट्स बहुत छोटी छोटी हैं। जैसे पहला जो आपका मॉड्यूल है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंसेस, क्लियर है, लीगल फ्रेमवर्क रेगुलेशन ऑफ बैंक, बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाता है भारत के अंदर, उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 की मिलती है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिसको आप बीआर एक्ट सामान्य भाषा में बोलते हैं। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक, बैंकों पर कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई लाइसेंसिंग कैसे करता है, आरबीआई बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड को चयनित कैसे करता है, बोर्ड को कैसे वो रिमूव कर सकता है, अनक्लेम डिपॉजिट्स पर आरबीआई के पास क्या ताकतें मिली हुई हैं। तो आप यहां पर नंबर ऑफ सेक्शंस इनसे रिलेटेड देखेंगे तो लाइसेंसिंग से रिलेटेड है, नई ब्रांच ओपन करने से रिलेटेड है, और उसके अलावा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड कैसे यहाँ अपॉइंट करता है, बोर्ड के किसी मेंबर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, बोर्ड के मेंबर्स के पास क्या क्या अधिकार हैं, वो सब आप इसमें देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है। इसमें आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कौन कौन से एक्सेप्ट होंगे, एनडीटीएल क्या होता है, नॉमिनी कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, जो अनक्लेम डिपॉजिट बैंकों के पास है जिस पर 10 साल से कोई क्लेम नहीं किया गया है, अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, सेक्शन 26 ऑफ बीआर एक्ट इसके लिए क्या बोलता है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रिटर्न, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप, मर्जर एंड एक्विजिशन, बैंकों का कैसे होता है और आरबीआई के पास क्या क्या है इसके लिए ताकतें, ये आप देखेंगे। एनबीएफसी के लिए पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर आपको मिलने वाला है एनबीएफसी के नाम से। मॉड्यूल बी में अगर आप आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट एक्ट, लॉज, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। अब इसमें कुछ ऐसे अधिनियम आपको मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस पर आप बैंक में देखते हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पीएमएलए एक्ट लाया गया 2002 में, तो पीएमएलए एक्ट क्या है, इसका लीगल फ्रेमवर्क कैसे है, इसमें पेनल्टी कितनी होती है, आपको कब तक डेटा जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पुराना अधिनियम है जिसके अंदर आप प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स पढ़ते हैं, तो ये क्या है, कैसे काम करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप देखेंगे यहां पर भी आपको फेमा देखने को मिलता है। क्लियर है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या अथॉरिटी है, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट भारत के अंदर कौन देख रहा है, आरबीआई ही देख रहा है, तो ऑथोराइज पर्सन इसमें से कौन होगा, किसको आरबीआई जो है अनुमति देगा। उसके अलावा लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड मोड्स ऑफ चार्जेस, है ना, जब बैंक लोन देता है तो उसके 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 लिए यानी उसके अधिकार में कैसे चार्ज क्रिएट किए जाते हैं, तो ये दो हिस्सों में आपको बटा हुआ दिखेगा। उसके अलावा मॉड्यूल सी भी इंपॉर्टेंट एक्ट और लॉ से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 में, जैसे कि आपको पता है कि 3 जो है ओम्बुड्समैन स्कीम को, डिजिटल ओम्बुड्समैन स्कीम को और जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम है उसके अलावा एनबीएफसी ओम्बुड्समैन स्कीम को 2021 में एक साथ मर्ज कर दिया गया और उसे इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 का नाम दिया गया। और एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 कैसे काम करता है। क्लियर है। तो अच्छा एक बात और आपको यहां पर समझनी है, ये पेपर पूरा का पूरा लीगल है, इसलिए आपको इसको वैसे का वैसा ही पढ़ना होता है, क्योंकि आप एक्ट में, सेक्शंस में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा वो एक्ट, जैसा वो सेक्शन लिखा गया है आपको वैसे ही पढ़ना होता है, इसलिए पेपर थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाता है। बाकी ये पेपर आसान है, इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इस पे और इजीली आपका पेपर ये क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरफेसी एक्ट एक बड़ा अधिनियम है, 2002 में लाया गया था। क्लियर है।
ताकि बैंक अपने जो एनपीए हैं उनको रिकवर कर सकें, सिक्योरिटीज का कैसे, उसका सिक्योरिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उनका इन्फोर्समेंट कैसे कर सकते हैं। और सरफेसी एक्ट चूंकि बड़ा अधिनियम है, इसलिए सरफेसी एक्ट को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके इस पेपर में रखा गया है। जैसे रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरफेसी एक्ट का ही हिस्सा है। इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट का हिस्सा है। सेंट्रल रजिस्ट्री कैसे काम करती है, ऑफेंसेस पेनल्टीज क्या क्या है अगर सरफेसी एक्ट अधिनियम के बाहर आप जाके काम करें, मिसलेनियस प्रोविजंस उसी से संबंधित है सरफेसी एक्ट से। तो सरफेसी एक्ट को कई हिस्सों में डिवाइड करके यहां पर रखा गया है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद द रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 है। क्लियर है इतना? तो कौन कौन सी अदालतें इसके तहत स्टैब्लिश की जाती हैं, जुरिडिक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, तो इस अधिनियम को भी कई सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये पेपर में सिलेबस आपको थोड़ा सा बड़ा मिलने वाला। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1981 है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है ना, जिसके अंतर्गत आपकी लोक अदालतें और नालसा वगैरह काम करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट आपको मिलने वाला है। टैक्स लॉ क्या है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, मुकदमा करने के लिए, लीगल रेमेडीज लेने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिससे संबंधित है। मॉड्यूल डी थोड़ा सा आपका बड़ा है, लेकिन जो अधिनियम है वो छोटे छोटे से हैं। तो मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते होंगे 1872 का। अब चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में कुछ बातें दी गई, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 123, सेक्शन 124, सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट यही होता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सबसे आखिरी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, मैंने इसको विधिवत पढ़ाया हुआ है। आपका जो फाउंडेशन बैच है, आप में से जो भी मेरे मित्र देख रहे होंगे फाउंडेशन बैच के, उन्होंने इसको सब ठीक से विधिवत पढ़ा हुआ। क्लियर है? और वारंटीज क्या है, अनपेड सेलर क्या क्या है, क्लियर थी बात। पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप दोनों तरीके की आप पढ़ने वाले, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म होती है वो कैसे काम करती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 क्या है। तो ये सारा सिलेबस आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रही तो क्या इंपैक्ट उन पर पड़ेगा। फिर कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने तरीके की होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स क्या है, डायरेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं, प्रॉस्पेक्टस क्या है, मेंबरशिप कैसे कंपनीज की ली जाती है। आपने कुछ डॉक्ट्रिन सुने होंगे, अल्ट्रा वायरस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इंडोर मैनेजमेंट है। तो मेंबर, अब यहाँ देखिए मेंबरशिप कैसे कंपनी की, प्रोस्पेक्टस, डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है, और ये आपका जो दूसरा चैप्टर है इसी से संबंधित है, राइट टू इन्फॉर्मेशन और ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, आईटी एक्ट 2000 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपका लीगल पेपर है। और ये 5 पेपर आपको मिलने वाले इलेक्टिव पेपर, रूरल बैंकिंग, एचआरएम और सेंट्रल बैंकिंग है, आईटी है आपका, और इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट है। क्लियर है? ये 5 पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो पहले तो आप अपना सिलेबस देख लो, और मैं फिर से आपसे कहूंगी स्ट्रेटजी का, कहूंगा कि स्ट्रेटजी का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप सिलेबस पहले पूरा देखें। और अगर आप ये सारा सिलेबस देख रहे होंगे तो एटलीस्ट ठीक प्रिपरेशन के लिए आपको हर पेपर में कम से कम 30 दिन यानी 1 महीना देना ही देना चाहिए, और देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर हम दिसंबर को ना भी कैलकुलेट करें तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 5 पेपर है, 5 महीना हमारे पास है। जून जुलाई से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। अब आपके पास जो अंत का 1 महीने का टाइम होगा वो आपके पास बफर टाइम है, जिसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। पेपर के ठीक 1 महीने पहले से ही हम लोग मॉक टेस्ट कई सारे लाना शुरू कर देते हैं आपके लिए। नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम अपनी तरफ से आपको देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए यूट्यूब पर चला जाएगा। तो हम भी आपके साथ और प्रक्रिया अपनी तेज कर देंगे, लेकिन ये सब तब हो पाएगा जब आपके पास कुछ बफर टाइम होगा। तो सबसे पहले क्या, आप अपना सिलेबस देखें और ये देखें कौन सा इलेक्टिव पेपर आपको रखना है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये पहले आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि सही तरीका आपके लिए क्या होगा कि आप एक बार में इस पेपर को क्लियर करें। तो पहले अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को समझें, सिलेबस को समझें। सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है, और अगर आप सिलेबस को ठीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 5 पेपर, 1 महीना कम से कम आपको एक पेपर पर देना चाहिए और देना पड़ेगा। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर 1-1 महीना देंगे तो मई तक आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे, अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से, पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल के माध्यम से, सारे टीचर्स आपके साथ बने रहेंगे। एक रेगुलर स्टडी प्लान बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं होगा ना तो 5 महीना नहीं, फिर हम 10 महीने भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्लान आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कुछ ना कुछ रेगुलर पढ़ाई आपकी होती रहे। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है। हो सकता है किसी दिन आप बैंक देर से लौटे, और इसकी पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी इसकी होती है, लेकिन कम से कम कुछ देर तो रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, एक रेगुलर स्टडी प्लान आपका चाहिए। और आप जो कुछ भी आपने पढ़ा उसको आप रेगुलर रिवाइज करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है, रिवीजन ना होने की वजह से हमारा पढ़ा लिखा सब एग्जामिनेशन हॉल में
गायब हो जाता है। तो रेगुलर रिवीजन बहुत आवश्यक होता है। रिवीजन से क्या है, जब आपके पास जो बफर टाइम बचा होगा उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाएंगे, आपको फिर वहां दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर रिवीजन करें फिर आप वहां एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, इन सब पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्लियर है मित्रों? उसके अलावा मॉक टेस्ट लगातार देते रहे, और मॉक टेस्ट जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो यानी इस पीडब्ल्यू की बात करूं तो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, फुल मॉक टेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल आपको वैसे ही मिलते हैं जैसे आपके एग्जामिनेशन में रखा जाता है, बिल्कुल वैसे होगा। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट लें, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दिया करें। मॉक टेस्ट ही आपको ये बता पाएगा कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, उसमें कितने और सुधार की आवश्यकता है, और ये सब समय आपके रहते ही आप अगर शुरू करेंगे तो ही आप इसमें किसी तरीके का सुधार कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो वहां पर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व किया करें लगातार। खुद को एनालाइज करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे है, और ये एनालाइज आप कम से कम 10 दिन में, एक वीक में एक बार जरूर करें कि पिछले हफ्ते जो कुछ भी पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें अभी तक हमें याद है, उस पर कुछ एमसीक्यू कर पाए तो वो जरूर आप करें, है ना। इससे आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा और चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। और एग्जामिनेशन के काफी पहले आप अपना सिलेबस कवर कर लें, कम से कम 1 महीने पहले तो कवर ही कर लें, ताकि अंत समय में आप मॉक टेस्ट खूब ज्यादा दे सकें। जितना ज्यादा आपके पास मॉक टेस्ट देने का समय होगा उतने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और उतनी ही ज्यादा प्रिपरेशन आपकी शार्प हो पाएगी, एग्जामिनेशन में गलतियां होने की संभावना कम होगी वहां पर। तो ये आपके लिए एक प्रकार का मंत्र है मित्रों, इसको आप देख लीजिएगा। अब सवाल है ये सब कैसे होगा, तो आपके लिए जो है सीआईबी फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है 2024 के लिए। क्लियर है? और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच शुरू हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, 19 दिसंबर से बैच शुरू हुआ है, और इसमें सारी, चूंकि फाउंडेशन है इसलिए इसमें हर एक बात को ठीक से बताया जा रहा है, हर एक चर्चा ठीक से की गई है। जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी रखा गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको रखा गया, और फाउंडेशन बैच का मतलब ही है कि आपको ठीक से सारी बात बताई जाएगी। चूंकि अभी हमारे पास समय है इसलिए इस बैच में ठीक से रुक के इत्मीनान से आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा अगर आप दूसरा बैच देखेंगे तो आपके पास महापैक होगा जिसका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन होगा। इसके फायदे क्या है? एक तो इसका सब्सक्रिप्शन, इसका जो टाइम लिमिट होगा एक बार के सब्सक्रिप्शन में सबसे लंबा है, पूरे 1 साल का है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो जून वाला पेपर है वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपका जो अक्टूबर नवंबर में, बेसिक इस बार तो नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हुआ था, 10 दिसंबर को आपका बीआरबीएल का आखिरी पेपर था, 17 को आपका इलेक्टिव पेपर था, तो जो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस पैक में एक और अच्छी बात यह है कि जो भी चीजें हम बीच में लॉन्च करते हैं उसके लिए फिर आपको कोई अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, तो सारे कोर्सेज आपको इसमें से मिलेंगे। डीपीपीज जो आपको है, जो इस कोर्स में है, हर एक पेपर पर 10 जो है आपको जो है फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। डीपीपीज आपको लगातार मिलेंगी जो पीडीएफ फॉर्मेट में होंगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ई बुक्स इसमें अभी लॉन्च किया गया है, और ई बुक्स इसके साथ आपको दे दिया है, वो सप्लीमेंट्री, आपको कुछ अलग से फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपको इसमें मिलेगा। देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, चूंकि आपके पास समय कम रहता है इसलिए कोई ना कोई एक आप जरूर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब यही कोर्स ले, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए ना। जैसे गलतियां अगर कहीं पर हो रही है तो उसको इमीडिएट वहीं पर आप बाहर निकाल सके, गलतियां लगातार रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि मिस्टेक्स अगर रिपीटेटिव होंगी तो हमारे पास समय इतना ज्यादा रहता नहीं है, और वो फिर आपको नुकसान करेगा आपके एग्जामिनेशन में। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले सिलेबस को देखें, फिर आप देखें कौन कौन से टॉपिक आपके ओवरलैप कर रहे हैं इलेक्टिव पेपर के, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्टिव पेपर अपना चुनें। एक एक मॉड्यूल को एक एक बार में आप क्लियर करते चलें, समय हमारे पास है, और कम से कम 1 महीना आपको एक सब्जेक्ट को देना है, उतना है आपके पास समय, और एक बफर टाइम का स्टॉक आप अपने पास बचा के रखें ताकि हम रिवीजन कर पाएं। क्लियर है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, किसी पेपर से संबंधित कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं, मैं आपके लिए बीआरबीएल यहाँ पर देखता हूँ, सीआईबी में आपको मैं बीआरबीएल की बातचीत में आपसे करता हूँ, मेरा जो पेपर है आपके साथ वो बीआरबीएल है। क्लियर है? उससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपके अपने नए सवाल हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ये उसका क्यूआर कोड है उस चैनल का, उस ग्रुप का, सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलेंगी। हमारी तरफ से जो भी सूचना होगी, आईआईबीएफ की तरफ से जो भी सूचना होगी, कोई पीडीएफ्स है, लिंक है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। और अगर आप इसको स्कैन नहीं कर पा रहे, यानी स्कैन करने में अगर कोई इशू आ रहा है, तो आप सीधे टेलीग्राम पर जाओ और वहां पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम, मैं आपको मिल जाऊंगा। तो आज के लिए हम लोग इतनी बात रखते हैं, पूरी स्ट्रेटजी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, क्या सही तरीका होना चाहिए, कम प्रयास में कैसे ज्यादा हम लाभ ले सकते हैं, इस पर पूरी बातचीत आपसे हुई। आप एक बार इसको जरूर पूरा देखिएगा और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर आपके सारे पेपर एक बार में क्लियर होंगे। मैं लगातार आपसे मिलता रहूंगा, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर और क्वेश्चंस के साथ आपसे लगातार मेरी मुलाकात होती रहेगी। टेलीग्राम पर आप मुझसे मिल ही सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सारे बैंकर्स को मैं अपनी तरफ से आपकी प्रिपरेशन के लिए और आप सफलता मिले उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।